डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 3। नायरा की बात सुन दीपू ने हैरानी से पूछा, ये साहित्य मेहता कौन है? मुझे लगा आप आई लव में कोई नाम लोगी, पर आपने तो आई हेट में नाम लिया है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर नायरा गुमसुम होकर बोली, कोई नहीं है वो। दीपू ने तो अब जिद पकड़ पूछा, बताओ ना दीदी कौन है वो? क्या वो आपका फ्रेंड है? आपके साथ काम करता? क्या वो आपका बॉस है? बोली ना प्लीज प्लीज। फिर नायरा कुछ सोच में बोली, अरे बॉस नहीं है, स्कूल में था एक लड़का। दीपू ये बात सुन आंखें बड़ी करते बोली, और आपको अब तक उससे इतनी नफरत है? नायरा थोड़ी हैरानी से बोली, अरे नहीं, इतने साल हो गए, स्कूल के बाद कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी, नहीं उसे बात की, पर पता नहीं क्यों और कैसे उसका नाम जुबान पर आ गया। दीपू नायरा को साइड हक करते बोली, ओह, तो यही ये वो साहित्या मेहता जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपकर बैठा है और आपको शादी करने से रोक रहा है। जिस पर नायरा उसे हल्का सा मरते हुई बोली, चल हट पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम अब घर जाओ, तुम्हारी मम्मी राह देख रही होगी, काफी लेट हो गया है। पर दीपू सिर्फ दिमाग खाने लग, अरे दीदी वो साहित्या मेहता ही है, समझ जाओ। दीपू घर जाने के बजाय वही किचन के शेल्फ के पास गई और एक डिब्बा लेकर उसमें रखी बिस्कुट खाने लगी। दीपू ने उसे बिस्कुट ऑफर किया, दीदी ये लो, तुम भी बिस्कुट खा लो। और हाँ, कब से आप एक हाथ गाल पर रखे हो? क्या कोई झनातेदार पड़ी है? दीपू की बात सुन नायरा ने अपना हाथ छत से हटा दिया और लड़खड़ाते आवाज में बोली, ख क्या क्या झनातेदार पा पड़ी है? दीपू आईब्रो ऐसे कर बोली, थप्पड़ की गूंज अब तक याद है आपको क्यों? नायरा ने उसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दीपू सीढ़ी की तरह हाथ घुमा कर बोली, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कैसे के झाड़ तक जाना होगा? नायरा धड़ाम से बोली, अभी घर तक जाना होगा, सो जाओ। फिर दीपू धीबे से 2-4 बिस्कुट निकल कर बोली, किसी ने थप्पड़ मारा होगा या फिर प्यार से किस किया होगा, मैं समझ रही हूँ। बोल वो घर की तरफ चल दी। दीपू घर जा चुकी थी, पर नायरा के दिमाग में उथल पुथल मचाकर साहित्य मेहता इतने सालों बाद आज उसके जुबान पर ये नाम तैर रहा था। उसे लगा था उसने कब का उसे अपने दिमाग से निकल फेंक चुकी है। वो आज भी दिमाग के किसी कोने में छिपा बैठा था। इस बात को 10 साल हो चुके थे। 10 साल। फिर वो खाना बनाकर खाना खा के अपने बेडरूम में चली गई। बिस्तर पर लेटकर नींद में जाने तक उसके दिमाग में बस साहित्या का ही जिक्र चल रहा था। सुबह के 5 बजे उसकी अलार्म बाजी, पर उससे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने नींद में अलार्म को बंद कर बिना किसी भाव के सो गई। उसकी आंखें जब खुली, उसे उठाने का मन ही नहीं हुआ। वो बिस्तर पर करवट लेती रही और अपनी ही धुन में थी। पर जब उसने टाइम देखा, वो अचानक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे और वो रोज के हिसाब से 3 घंटा एक्स्ट्रा सो चुकी थी। वो हड़बड़ाते हुए उतर खुद को कोसने लगी, पागल कही कि जिस दिन जल्दी उठना होता है उसी दिन तुमको अच्छा नींद आती है। इस वक्त मुझे रायपुर में होना था, शिट बहुत लेट हो गया। वो जल्दी से रेडी होने लगी और करीब 10 बजे रायपुर के लिए बस ले लिया। इंदौर से रायपुर सिर्फ 1 घंटे का सफर था। वो खिड़की गाड़ी से भी जा सकती थी, पर घरवालों ने मना किया था, इसलिए वो बस से सफर कर रही थी। तकरीब 11:30 बजे वो रायपुर पहुंची। वो अपने घर के पास गई और डरते हुए दूर बेल बजाई। दरवाजा नायरा के मम्मा ने खोला। नायरा को देख वो गुस्से में बोली, बड़ी जल्दी आ गई तुम? और उन्हें देख नायरा अपने दांत दिखा दिए। फिर वो बात पलते हुए धीरे से बोली, मम्मा क्या वो लोग आ गए? जिस पर उसकी माँ ने गुस्से में कहा, हाँ आ गए। तो प्लीज पीछे का डोर खोल दो, मैं वहीं से अपने कमरे में चली जाऊंगी। जिस पर उसकी माँ ने कहा, क्यों जाना है कमरे में? पहले मेहमानों से मिल लो। मम्मा मेरी हालत तो देखो ना, मुझे फ्रेश होना है, नायरा ने कहा। उसकी मम्मा बोली, तुम ऐसी भी काफी फ्रेश लग रही हो, पहले मेहमानों से मिल लो, वैसे भी ये लोग पिया को देखने आए हैं। फिर नायरा मम्मा के साथ हॉल में पहुंची। वहां पर उसके पापा और पिया बैठे थे और उनके सामने एक लड़का और उसके मम्मी पापा बैठे थे। लड़के की पीठ नायरा की तरफ थी, इसलिए उसने लड़के को नहीं देखा था। फिर उसकी मम्मा ने आगे ले जाते हुए कहा, ये हमारी बड़ी बेटी है, नायरा इंदौर में जॉब करती है और RJ है। नायरा हल्की मुस्कान के साथ प्रणाम कर आगे देखती है।
उसकी मम्मा ने कहा, नायरा बेटा इनसे मिलो, ये है हरीश जी, उनकी वाइफ सीमा, और यह उनका बेटा है साहित्य। साहित्य का नाम सुन नायरा हैरान होकर उस लड़के को देखने लगी और उसके होश ही उड़ गए। क्या ये वही साहित्य था जो नायरा के सबकॉन्शियस माइंड में था? क्या है साहित्य और नायरा का अतीत? बने रहिए लव ऑफ डेविल। एपिसोड 4। नायरा की आंखें बड़ी हो गई। इसका एक हाथ सीधे उसके दाहिने गाल पर लग गया और नायरा बुदबुदाए, आई हेट साहित्य मेहता। नायरा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो 10 साल बाद उसे अपने सामने देख रही थी। उसे एक पल के लिए लगा शायद उसने किसी और को साहित्य समझ लिया हो। ये सच था, वो था तो साहित्य मेहता, क्योंकि उसकी भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। जिस तरह नायरा हैरान थी उसी तरह साहित्य के चेहरे पर भी एक्सप्रेशन बिगड़ रहे थे। फिर रागिनी जी, जो नायरा की मम्मा थी, उन्होंने आगे आकर साहित्य को देखते हुए कहा, ये पिया की बहन है साहित्य बेटा, तुम्हारे ही शहर इंदौर में एक मैगजीन कंपनी में जॉब करती है। नायरा, जो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर तक हिल चुकी थी। 10 साल बाद अचानक उस इंसान को देखना जिससे वो बेहद नफरत करती थी, उसे शॉक कर दिया था। उसे अब खिसकने में ही भलाई लगी। नायरा फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। जिस पर रागिनी जी बोली, फ्रेश होने गई होगी, सफर से आई है, थक गई होगी शायद। नायरा फिर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे आने बाद उसने झट से दरवाजा लगा लिए, बैग एक कोने में फेंक दिया, पैरों की सैंडल उछालकर एक तरफ कोने में फेंक दिया, सीधे अपने बेड पर पेट के बल लेट गई। उसकी सांसें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। रह देकर उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि इस इडियट साहित्य मेहता को पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी ही बहन मिली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगी, एक लड़का जाग रहा और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उसकी कानों में गूंजी, एक लाइन जो उसके जेहन में चल रहा था, जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना नायरा खन्ना, आई हेट यू एंड आई हेट योर टू साहित्य मेहता। 10 साल पहले कहे गए ये शब्द अब नायरा के कानों में गूंज रहे थे। नायरा फिर बेड से उठकर बैठी गई और खुद से बोली, ओ गॉड, अब कैसे जाऊं मैं नीचे उसके सामने, और क्यों? उफ, मेरी ही गलती है। मुझे मम्मा से पूछना चाहिए था कि पिया को देखने आ रहा है वो कौन है। उसका नाम तक तो पूछ लेती, एक पिक तो देख लेती। अब भूख तो फंस गई ना। वो फिर रोनी सी सूरत बनाते बोली, शक्ल मत दिखाना कहा था उसने, अब क्या घूंघट ओढ़ के जाओ? वैसे मैं क्यों घूंघट ओढ़ाऊं? घूंघट तो पिया को ओढ़ना है, पिया को भी क्यों घूंघट ओढ़ना है? पापा से बोल इस साहित्य मेहता के रिश्ते को रिजेक्ट कर देती हूँ। नायरा ये सब खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी किसी ने उसके बेडरूम के दरवाजे पर नॉक किया। रागिनी जी धीमे आवाज में बोली, नायरा, दरवाजा खोलो। उफ, ये मम्मा को भी चैन नहीं है, बोल। वो मुंह बनाते हुए दरवाजा खोल दिया। रागिनी जी नायरा को अपर से नीचे तक घूर के कहा, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई, कपड़े तक बदलने की जहमत नहीं उठाई तुमने। मैंने सोचा खाना बनाने में मेरी मदद करेगी, पर अब खाना सर्व करने में तो मदद करने नीचे आओ। नायरा फिर मुंह बिगड़ते हुए छिड़े हुए बोली, खाना खाना क्यों खिलाना है उनको? चाय पिलाओ और चलता करो उनको। और मन में बोली, वैसे भी उन्हें तो हम मना करने वाले हैं। रागिनी जी गुस्से से उसे देख और हिदायत दे कहती है, फालतू की सलाह अपने पास रख, जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे आओ, और हाथ ढंग का सलवार सूट पहनकर आना 15 मिनट के अंदर। फिर नैना दरवाजा बंद कर छिड़ते हुए बोली, सलवार सूट पहनकर आओ, हबूर का पहनने की जरूरत है मुझे। उस साहित्य को मेरी शक्ल नहीं देखनी। फिर वो मिरर में खुद को देख कहती है, एक मिनट, उसे ही क्यों, मुझे भी तो उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाया बड़ा, वैसे एक बात तो है, अब इतने सालों बाद ये साहित्य काफी हॉट और हैंडसम हो गया है। पहले एकदम मोटू और घोंचू जैसा था, पता नहीं अपनी सारी चर्बी कहाँ गला कर आया है। बोल वो तैयार हो जाती है। कुछ देर वो साहित्य का नीचे उसे देखकर हैरान हुआ एक्सप्रेशन याद करती है। नायरा ने एक खूबसूरत सा पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, दिखने बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को साइड क्लिप कर खुला छोड़ दिया था जो उसके कमर तक आ रहे थे। हाथों में चूड़ियां पहन, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हल्का सा मेकअप और होठों पर पिंक लिपस्टिक, बस इसमें ही वो कयामत लग रही थी। फिर वो नीचे जाने को मुड़ी, फिर अपना गीला टॉवल बेड से उठते हुए बोली, अगर मम्मा ने ये टॉवल बेड पर देखा तो इस टॉवल के साथ मुझे भी बालकनी में लटका देगी। और वो टॉवल लेकर बालकनी के रेलिंग पर सूखने चली गई। जैसे ही वो टॉवल सुखा रही थी, गलती से उसका हाथ फिसल वो टॉवल नीचे किसी पर गिर गया। उफ बोलकर उसने अपना माथा पीट लिया और रेलिंग से झुक नीचे देखने लगी।
उसने नीचे की तरफ देखा तो कोई शख्स उसके टॉवल में उलझा था। वो बोली, कौन है ये? तभी उस शख्स ने टॉवल अपने से अलग कर सिर उठा के अपर देखने लगा। फिर नायरा झट से एक एक हाथ दायां गाल पर रख हकलाती आवाज में बोली, शी सा साहित्य मेहता। साहित्य अपने मोबाइल की सिग्नल चेक करते करते बाहर आ गया था, पर उसे क्या पता उसके सिर पर आफत टपकाने वाली है। साहित्य एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में नायरा का टॉवल लिए अपर की तरफ उसे घूर कर देख रहा था। नायरा ने अपने दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया और पीछे पलट गई। अरे बाप रे, इसकी आंखें तो अंगारे बरसा रहे हैं। बोलते वो अपने रूम के अंदर जाने को हुई कि तभी उसके सिर के पीछे कुछ आकर टकरा गया। उसने जब देखा तो उसका टॉवल जो बॉल जैसा लपेटकर साहित्य ने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था। नायरा ने जब रेलिंग से नीचे देखा तब तक साहित्य अंदर जा चुका था। वो मुंह बन के बोली, जरूर गुस्से में मुझे ये फेंक कर मारा होगा उसने, अभी भी ना ही बदल एक दुखुसत बदतमीज कहीं का। उसके कमरे का दरवाजा खुला और सामने से रागिनी जी आ गई। नायरा को देख उसकी फिरकी लेते हुए उन्होंने कहा, इतना सच संवर के, कहीं ऐसा ना हो वो पिया की जगह तुझे पसंद कर ले। नायरा ने पलट के पूरी कॉन्फिडेंस में कहा, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं कर सकता मम्मा। क्यों, क्या कमी है तुम में? रागिनी जी ने पूछा। जिस पर नायरा ने कहा, क्योंकि मम्मा पिया मुझसे भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत है। वो क्या वजह बताती अपनी मम्मा को? वो भी ऐसी वजह जो 10 साल पुरानी है। रागिनी जी नायरा की बलाए लेती हुए कहती है, मेरी दोनों बेटियां बेहद खूबसूरत और प्यारी है। ये लड़का जिसे भी पसंद करेगा मुझे खुशी होगी। एक बात बता, अगर इस लड़के ने तुझे पसंद किया तो क्या तू इससे शादी करने के लिए राजी होगी? रागिनी जी ने छोटी सी उम्मीद से पूछा। नायरा हैरानी से छींकते हुए बोली, शादी और इससे? जिस पर रागिनी जी उसे घूरती है। नायरा फिर बात संभालते हुए बोली, मम्मा मैंने बोला ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी, करियर पर फोकस करनी है। रागिनी फिर इस बात को आगे न बढ़ाते हुए बोली, वैसे इस ड्रेस में तुम काफी प्यार लग रही हो, नजर न लगे। बोल उसके कान के पीछे कला टिका लगा देती है। नायरा मुस्कुरा कर बोली, वैसे मम्मा अब भी कुछ कम नहीं लग रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए ये लड़का आपको ही पसंद कर ले, फिर मेरे पापा का क्या होगा? रागिनी जी ने उसके पीठ पर हल्का सा मार कहती है, चल हट, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती है। अब जल्दी से नीचे चलो, मेहमानों को भूख लगी होगी। फिर नायरा नीचे जाते हुए बोली, है भगवान अब तुम्हारा ही सहारा है, प्लीज बचा लो, अगले सोमवार को व्रत पक्का रखूंगी। नायरा फिर चुपचाप रागिनी जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। नायरा को अपने ऊपर किसी की नज़र की तपीश महसूस हुई। जब उसने आसपास देखा तो साहित्य उसे ही घूर रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।